तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन तथा संचार जो चैप्टर है हमारा, उसका पार्ट टू। पार्ट वन कल हमने देख लिया था और पार्ट वन में हमने बहुत सी चीज़ें देखी। रोड नेटवर्क एंड रेल नेटवर्क के बारे में हमने देख लिया था। आज इसका हम पार्ट टू देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट। भारत में जल मार्ग यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण विधा है। तो ये चलता है आपका पैसेंजर्स के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष पारिस्थितिकी अनुकूलन परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन का 2 प्रकार का होता है। जो जल परिवहन है या वाटर जो ट्रांसपोर्ट है 2 टाइप्स का होता है। पहला है अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा है महासागरीय जलमार्ग। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग को हम देखते हैं, जिसे इनलैंड वाटरवे भी हम कहते हैं। रेल मार्गों के आवागमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी। तो रेल ट्रांसपोर्ट जब आया था तो उससे पहले ये काफ़ी प्रचलित था। हालाँकि इसे रेल व सड़क परिवहन के साथ गठित प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बाँट देने के कारण इनके मार्गों के अधिकांश भाग नौसंचालन के योग्य नहीं रहे हैं। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% योगदान देता है। तो टोटल जो इनलैंड वाटरवे है, वह 14,500 किलोमीटर, जो कि टोटल जो आपका ट्रांसपोर्ट है नौकायन का, उसका 1% है। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, वर्षा जल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि आती हैं। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुक्षरण तथा नियमन हेतु 1986, ये डेट इम्पोर्टेंट है, में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो ये पूरी की पूरी लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। 1986 में क्या किया गया था? अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था, जो कि वाटरवे में चलने के लिए कुछ नियम और कानून बनाएगा। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। तालिका 10.4 अभी हम देखेंगे कौन-कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। अतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य जलमार्गों की भी पहचान की है, जिनका कोटि उन्नयन किया जा सकेगा। केरल के पश्चजल कडल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वल्ला मकाली भी इसी पश्चजल में आयोजित की जाती है। तो नौकायन दौड़ कोई पूछे आपसे नेहरू ट्रॉफी के लिए, तो वल्ला मकाली सबसे ज़्यादा फेमस है। तो एक बार ऊपर हम देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था उत्तर पूर्व में नदी नौ परिवहन। तो नदी में इस तरीके से नौ परिवहन चल रहा है, एक बोट है। दूसरा हम देख रहे थे यहाँ पर 10.4 में भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1। जैसे नेशनल हाईवे होता है तो उसी तरीके से नेशनल वाटरवे भी होते हैं। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है और डिस्टेंस है 1620 किलोमीटर। अब इसकी विशिष्टता क्या है? विशिष्टता भी देख लेते हैं।
यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो कि यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। इलाहाबाद से फरक्का, इलाहाबाद से फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। तो 3 हिस्सों में ये जलमार्ग विभाजित है, जो टोटल कितना है 1620 किलोमीटर है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2। ये सधिया से धुबरी तक इसका विस्तार है, 891 किलोमीटर है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करता है। तो भारत और बांग्लादेश में इसमें साझेदारी है, दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या नेशनल वाटरवे नंबर 3, जो कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तार है, 168 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर के साथ चंपाकारा 23 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 14 किलोमीटर नहरें आती हैं। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जो काकीनाडा तथा पौंडीचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। यह है आपका मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर है। तो ये कुछ हमारे नेशनल वाटरवे थे। नेशनल वाटरवे संख्या 3 यहाँ पर इसका विस्तारित वर्णन किया गया है। एक डायग्राम यहाँ पर बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल नेशनल वाटरवे नंबर 3 है 168 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर आप इसे कह सकते हैं। तो इसकी दूरियां देख लेते हैं। कोट्टापुरम से कोमन तक उद्योग मंडल और चंपा कारा नहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। कोट्टापुरम से कोच्चि 0 किलोमीटर, कोच्चि से अलपुझा 92 किलोमीटर, अलपुझा से कोल्लम 92 टू 168 किलोमीटर, चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर और उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर। टोटल कितना आ रहा है? टोटल है 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर टोटल ये लेंथ इसकी आ जाती है। दो छोटी छोटी नहरें भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। डायग्राम विशेष है। तो पेरियार से ही शुरू होता है। कौन कौन से स्टेशन पड़ रहे हैं? कोट्टापुरम, तल्लापल्ली नदी, अलवा, उद्योग मंडल, CEPJ, कोच्चि, अंबला मुगल, चंपकारा नहर, ये है आपका एर्नाकुलम, ये नेम, चेरथला, येमबनाद झील, वट्टाकयाल, पंबा नदी, अल्पुझहरा, अंबालपुझहरा, तोत्तिपल्ली, तिरुकुन्नापुझहा और कायमकुलम, छायरा, कोल्लम और अस्थामंडी कायल। तो थोड़ा टिपिकल नाम है, क्योंकि साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं। और यह है अरेबियन सी, क्योंकि जो अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो ये साउथ इंडिया अगर हम देखें इस तरीके से दक्षिण भारत को मध्य भारत से, तो यहाँ पर जो आप देखते हैं तो केरल की लोकेशन लगभग यहाँ है। तो यहाँ पर ये वाटरवे दिखा रहा है, जो वाटरवे नंबर 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। तो यहाँ पर अरेबियन सी इसके नियर अबाउट है। अरेबियन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। अब आता है महासागरीय मार्ग। ये इनलैंड वाटरवे थे, अब महासागरीय मार्ग मतलब ओशियनिक वाटरवे अब हम देख लेते हैं। भारत के पास द्वीपों सहित
7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है जो 12 प्रमुख तथा 185 गौण पत्तन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। अगला है वायु परिवहन, जो हमारा है, इसे हम देख लेंगे। एयरवेज या एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन का तीव्रतम साधन है। इसने यात्रा समय और को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ दूरियां बहुत लंबी तथा भूभाग एवं जलवायविक दशाएं अत्यंत विविधतापूर्ण हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु आयात एवं वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण 125 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन दो निगमों एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता है, जब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी थी। तो मेन आपको बात याद रखनी है, इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में, जो इलाहाबाद से नैनी तक ये चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के बारे में देख लेते हैं। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। ठीक, तो ये बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसे देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर जब भी पढ़ना होता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई होती हैं। इंडियन एयरलाइंस का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो देख लेते हैं। 1911 भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। अगला है 1947 वायु परिवहन मुख्यतः चार कंपनियों इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया तथा डेक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। अगला है 1951 चार और कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड एयरवेज, इंडियन तथा कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल हुई। अगला है 1953 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके दो निगम एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस को इंडियन के नाम से जाना जाता है। अगला भी यहाँ पर कुछ बॉक्स में लिखा हुआ है। देश की विशालतम राजकीय स्वामित्व वाले घरेलू वाहक इंडियन एयरलाइंस ने अपने नाम के साथ से एयरलाइंस शब्द को विगलित कर दिया और इसे 8 दिसंबर सन 2005 से केवल इंडियन नाम से जाना जाने लगा। तो इंडियन एयरलाइंस को सन 2005 से इंडियन के नाम से जाना जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। यह नया ब्रांड नाम वायुयान के धड़ के दोनों तरफ दर्शित है। नारंगी रंग की पूंछ पर चित्रित लोगों के IA को भी बदल दिया गया है। इसे नए लोगों द्वारा प्रतिस्थापित
कर दिया गया है, जो अंशतः नीले चक्र की भांति दिखता है और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, के अनुप्रेरित है तथा निरंतर गति, अभिसरण एवं अपसरिता को दर्शाता है। यह सुदृढ़ता के साथ-साथ समय पर खरे उतरते विश्वास को भी मूर्त रूप देता है। वर्ष सन दो वर्ष सन 2010 में घरेलू प्रचालन के अंतर्गत 520.21 लाख यात्री, लगभग 23 लाख टन नौभार शामिल था। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर-पूर्वी सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। मुक्त आकाश नीति, तो जो आपका फ्री स्काई पॉलिसी है वो क्या है उसे देख लेते हैं। भारतीय निर्यातकों को मदद देने तथा उनके निर्यात को प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने अप्रैल सन 1992 में नौभार के लिए एक मुक्त आकाश नीति आरंभ की। इस नीति के अंतर्गत विदेशी एयरलाइंस या निर्यातकों का गठन कोई भी मालवाहक वायुयान देश में ला सकता है। अगला है तेल एवं गैस पाइपलाइन, ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में देख लेते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पाइपलाइनों, गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन के में संलग्न है। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एशिया की पहली 11,057 किलोमीटर लंबी देशीय पाइपलाइन असम से नहरकटिया तेल क्षेत्र में बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण आईओएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया था। इसे 1966 में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। पश्चिम भारत में एक दूसरी विस्तीर्ण पाइपलाइन का महत्वपूर्ण नेटवर्क अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली तथा हाजीपुर, विजयपुर, जगदीशपुर का निर्माण किया गया। हाल ही में 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन सलाया, गुजरात से मथुरा, उत्तर प्रदेश तक बनाई गई। गुजरात से पंजाब वाया मथुरा कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में हम मेनली बात करें तो इसमें नेचुरल गैस और ऑयल, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इसमें भेजी जाती हैं। फिर कोल भी इसमें भेजा जा सकता है, पेट्रोलियम और भी अन्य अन्य चीज़ें इसमें भेजी जा सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगला है संचार जाल, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके बारे में बात चलेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम ही है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसे भी देख लेते हैं। मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं से संकेतों द्वारा अथवा तीव्र धावकों की
सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत त्वरित एवं आसान बना दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो संचार के यहाँ पर साधन कौन-कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम कौन-कौन से होते हैं। पहला है व्यक्तिक यानी कि पर्सनल, दूसरा है सार्वजनिक यानी कि मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन। तो व्यक्तिक संचार में हम देखते हैं पत्र आदि। तो पत्र आदि में जैसे आप लेटर वगैरह देते हैं। अगला है दूरभाष, टेलीफोन जो है, तार, टेलीग्राम, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल और इंटरनेट। ये हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन। अगला है सार्वजनिक में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सैटेलाइट या उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, वो पुस्तकें, बुक्स, जनसभाएं और संगोष्ठियां, सेमिनार, सम्मेलन इत्यादि। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिक संचार तंत्र, अब इसमें देख लेते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में। उपयुक्त सभी व्यक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनातन है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञात एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। यह ई-कॉमर्स तथा मौद्रिक लेनदेन के लिए अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाता है। इंटरनेट विभिन्न मदों पर सहित विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडारगार जैसा होता है। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से यह नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में सूचनाओं को अभिगम्यता प्रदान करता है। आपने नगरीय क्षेत्र में साइबर कैफे का बढ़ता चलन देखा होगा। तो व्यक्तिक संचार में बोल रहे हैं कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा अच्छा मीडियम बनता है। तो इंटरनेट के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जैसे इंटरनेट में मीडियम अलग-अलग आ जाते हैं। अभी के टाइम पे आप फेसबुक देख सकते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और बाकायदा इसमें ट्विटर है और भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म मिल जाते हैं जिससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं पर्सनली। अगला है जनसंचार तंत्र, मास कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? इसमें सबसे पहले आता है रेडियो। तो रेडियो सबसे पुराना भी है और इफ़ेक्टिव भी है। आज भी प्रधानमंत्री पीएम मोदी जब बात करते हैं मन की बात, तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है कि पहली बार प्रसारण कब हुआ था ब्रॉडकास्टिंग रेडियो से, तो 1923 में। तब से इसने असीमित लोकप्रियता पाई और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया है। अल्पकाल में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली है। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं
के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिनों को भी प्रसारित किया जाता है। अगला है टेलीविज़न या टीवी। तो रेडियो के द्वारा तो कम्युनिकेशन होता ही है। टेलीविज़न में क्या रिवॉल्यूशन हुआ और किस तरीके से इससे कम्युनिकेशन किया जाने लगा। मास कम्युनिकेशन का एक बेटर एग्जाम्पल है टेलीविज़न भी। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल माध्यम या मीडियम के रूप में उभरा है, क्योंकि टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जबकि रेडियो को सिर्फ हम क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी, जहां इसे 1959 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1972 के बाद कई अन्य केंद्र चालू हुए और सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से विगलित कर दिया गया। इसे दूरदर्शन DD के रूप में एक अलग पहचान दी गई। इनसेट 1A राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम CNP की शुरुआत की गई और इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। अगला है उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर, तो इसे भी देख लेते हैं। उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है। उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सारिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृत तथा उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसेट जिसकी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा। जितना भी मैं बॉक्स के अंदर बंद करता हूँ तो वो चीज़ें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को आप याद रखिए, तो सब आपको याद करना है। इनसेट जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS उपग्रह प्रणाली 1988 में रूस के वैकानूर से IRS-1A के प्रेक्षण के साथ आरंभ हो गई। प्रेक्षण मतलब ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया उपग्रह, उसी की वजह से कम्युनिकेशन शुरू हो पाया, बता रहे हैं, जो रशिया ने छोड़ी। भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया है। ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रल बैंड समूह को एकत्रित करते हैं तथा विविध उपयोगों हेतु भूस्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो नेचुरल जो आपके पास रिसोर्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज सब कुछ दर्शा देती है। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, इट इज़ कंप्लीट दिस चैप्टर। ये लेसन आपका समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।